ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो तुला यानी कि लिब्रा के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है सूर्य देवता के गोचर के बारे में। सूर्य देवता 17 सितंबर को सिंह को छोड़कर कन्या में प्रवेश कर जाएंगे और यहाँ पर वो 17 अक्टूबर तक रहेंगे। सूर्य एक बहुत ही विशेष ग्रह है। अगर हम ज्योतिष की परिधि के बाहर भी जाएं और सूर्य की बात करें तो हम सबको पता है कि सूर्य है तो हम हैं। कहीं ना कहीं इस सोलर सिस्टम का आधार सूर्य है। और जब हम ज्योतिष की परिधि में वापस आ जाएं तो पावर, अथॉरिटी, सरकार, पॉलिटिक्स, बॉस, पिता, वैद्य, आयुर्वेद, शिवालय, आपका वर्चस्व, आपकी गुडविल, आपकी मान्यता, बहुत चीज़ें सूर्य के अधीन हैं। इम्यूनिटी पावर, रोग प्रतिरोधक क्षमता, आपकी बॉडी में कितनी क्षमता है कि आप किसी रोग से लड़ पाएँ, रोग से रिकवर कर पाएँ, इंजरी से रिकवर कर पाएँ। ये बहुत चीज़ें सूर्य के अधिकार क्षेत्र में है, या कहिए कारक इनके सूर्य बनते हैं। इसलिए जब भी उनका गोचर होता है तो चीज़ें बदलती हैं। सूर्य एकमात्र ग्रह हैं जो निरंतरता से चलते हैं। रोज़ उनकी 1 डिग्री आगे बढ़ती है। इसलिए आप पाएंगे जब वो 17 सितंबर 2025 में कन्या में गोचर कर रहे हैं तो अगले साल भी कहीं ना कहीं 16 या 17 सितंबर को ही कन्या में गोचर करेंगे। कभी कभी वो लीप ईयर्स आदि के थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। अदरवाइज तो सूर्य का ये जो गोचर है ये निरंतर रहता है। इसके अलावा जब सूर्य का यहाँ पे राशि परिवर्तन हो रहा है तो उनकी युति कन्या के साथ, कन्या के स्वामी यानी कि बुध के साथ हो रही है, जो यहाँ पे उच्च की अवस्था में होंगे। और सूर्य 12वें घर में है तो उन पर दृष्टि पड़ेगी उनके पुत्र की यानी कि शनि की, और सूर्य की दृष्टि पड़ेगी अपने पुत्र पर यानी कि पिता पुत्र का संपर्क होगा। शनि अपने पिता को देखेंगे, सूर्य अपने पुत्र को देखेंगे। दोनों पिता पुत्र हैं लेकिन दोनों का जो संबंध है वो बहुत अच्छा नहीं है। साल में एक बार दोनों समसप्तक आते हैं और एक बार साथ में बैठते हैं। क्योंकि सूर्य निरंतरता है तो हमें पता है कि अगले साल मार्च में सूर्य मीन में आएंगे, तो अगले साल साथ में बैठेंगे मार्च में। लेकिन अभी उनका समसप्तक योग है तो उसकी चर्चा भी अवश्य करेंगे। क्या प्रभाव रहेगा सूर्य देवता के इस गोचर का हमारे ऊपर। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि तुला है, दोनों ही गाइडेंस के लिए राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट और रिलेट करता है वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से अगर आप देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। शुरू करते हैं। सूर्य का 12वें घर में आना मिश्रित माना जाता है, कुछ अच्छा कुछ बुरा। अच्छे चीज़ों की पहली चर्चा करते हैं। 12वें घर के सूर्य व्यक्ति को किसी भी लड़ाई में विजय प्राप्त करवाते हैं। तो आज के टाइम में तो ज़्यादा लड़ाइयाँ कोर्ट केसेस के थ्रू लड़ी जाती हैं, कंपटीशन के थ्रू लड़ी जाती हैं। तो कंपटीशन में और कोर्ट केसेस में विजय यहाँ पे प्राप्त होगी, एक बहुत अच्छी चीज़ है। शास्त्र कहते हैं कि व्यक्ति को विजय लक्ष्मी मिलती है, यानी कि अगर आपका कोई पैसा फंसा हुआ था कोर्ट केसेस में या अदरवाइज, वो पैसा वापस आ सकता है। और जैसे मैंने कहा विजय लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। सूर्य जब 12वें घर में आते हैं तो हाँ, इम्यूनिटी पावर है तो 12वें घर में सूर्य कभी कभी इम्यूनिटी की प्रॉब्लम दे सकते हैं। लेकिन 12वें घर के सूर्य इलाज करवाते हैं। तो अगर आप किसी ऐसे बीमारी से जूझ रहे थे जिसका इलाज नहीं हो पा रहा था, अब जो गुजरता है ना उस चीज़ से वो ही जान पाता है। अब कभी कभी मैं ये ऐसी चीज़ें बोलता हूँ कि डायग्नोज नहीं हो रहा या इलाज नहीं मिल रहा। अब कोई व्यक्ति जिसने इन सब चीज़ों से जूझा नहीं होगा ना, उसको नहीं समझ आ रहा होगा मैं क्या कहता हूँ। लेकिन कई लोगों को ये प्रॉब्लम होती है। डॉक्टर डायग्नोज नहीं कर पाते डिजीज़, इलाज नहीं मिल पाता। तो उन लोगों के लिए 12वें घर का जो सूर्य है वो डायग्नोसिस और इलाज दोनों के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, यूजुअली ये होता है कि अगर 12वें घर में सूर्य आते हैं, 6ठे घर में सूर्य आते हैं, तो जो इलाज और डायग्नोसिस होता है ना वो डॉक्टर बदलना पड़ता है। तो लेट्स से कि एक डॉक्टर के पास से आपको इलाज नहीं मिल रहा तो आप चेंज कर सकते हैं ताकि एक अदर ओपिनियन आपको मिले, डायग्नोसिस में भी हो जाए और इलाज भी आपको प्राप्त हो जाए। ये एक अच्छी चीज़ है।
लेकिन कुछ नेगेटिव चीज़ें भी होती हैं 12वें घर के सूर्य से। पहला, नेत्र पीड़ा होती है, यानी कि आपको आँखों के रोग तंग करेंगे। दूसरा, व्यक्ति को ना राजदंड मिल सकता है, यानी कि सरकार से कोई बाधा आ सकती है उसके लिए। और व्यक्ति बहुत भयभीत रहता है पैसा खो जाने के कारण, खो जाने के डर से। आप देखेंगे 1 महीने में ना आपको बहुत इनसिक्योरिटीज़ होगी मनी मैटर्स में, यानी कि ऐसा नहीं कि पैसा नहीं होगा आपके पास, लेकिन बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी, बेचैनी कि पैसा ख़त्म हो जाएगा, लूट जाएगा, ख़राब हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। तो ये एक जो चीज़ है आपको तंग करेगी। सरकार से बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती है। अगर ऑलरेडी कोई ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है सरकार से तो बाधा बढ़ सकती है। और क्योंकि सूर्य पिताजी के कारक हैं और बॉसेस के कारक हैं, उनका 12वें घर में जाना पिताजी की सेहत के लिए अच्छा नहीं है, और पिताजी से संबंध भी बिगड़ सकते हैं, और बॉसेस से भी संबंध यहाँ पर बिगड़ सकते हैं। 12वें घर के सूर्य कभी कभी व्यक्ति का कॉन्फिडेंस भी डाउन कर देते हैं। सबके लिए ऐसा नहीं होता, लेकिन कई लोगों के लिए ऐसा देखा जाता है। और क्योंकि वो आपके 12वें घर में है सूर्य और वो आपके लाभेश भी हैं, तो जहाँ विदेश से पैसा अवश्य आ सकता है, लेकिन हाँ कभी कभी थोड़ा कॉन्फिडेंस आपका डाउन जा सकता है, तो अपने कॉन्फिडेंस पे बहुत काम कीजिएगा। सूर्य शिवालय है, कहीं ना कहीं मंदिरों के कारक भी उनको माना जाता है, और शिवालय स्पेशली लिखा हुआ है। और 12वां घर तीर्थ स्थलों का है। यहाँ पे वो बुद्ध के साथ हैं जो नवम भाव के स्वामी हैं। ये भी मंदिरों का स्थान होता है, ये तीर्थ स्थलों का स्थान होता है, और ये लंबी दूरी की यात्रा का भाव होता है। तो जब यहाँ का स्वामी उच्च का होकर सूर्य के साथ बैठेगा, तो पहला तो धार्मिक चीज़ों के लिए डोनेशन करने का मौका और धार्मिक तीर्थ स्थलों पर जाने का अवसर यहाँ पे आपको प्राप्त हो सकता है। तो एक बहुत अच्छी चीज़ आपके लिए बन रही है। हमारा देश तो धर्म का है, हमारा देश साधनाओं का है, हमारा देश अध्यात्म का है, तीर्थ स्थलों का है। जो हमारे देश में है वो कहीं पे भी नहीं है। आपको दुनिया के हर देश में बहुत चीज़ें मिल जाएंगी, ऊंची से ऊंची इमारत मिल जाएगी, बड़े से बड़े मॉल्स मिल जाएंगे, सीनिक ब्यूटीज़ मिल जाएगी, वाटरफॉल्स मिल जाएंगे। जो हमारे देश में है वो कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए लोग दूर दूर से अध्यात्म के लिए, वो यूएसए हो, यूके हो, कनाडा हो, कहीं और हो, जापान से, आप कभी काशी जाइए जहाँ पे आपको जापान से इतने लोग आते दिखेंगे, आपको कई जगहों से लोग आते दिखेंगे जो उनका एक कनेक्शन है वहाँ पे। अयोध्या में भी लोग जाते हैं। तो हमारे देश में बहुत तीर्थ स्थल हैं, तो अवश्य इस समय मौका मिलता है, जाना चाहिए। मैं सबको कहता हूँ कि हमारे देश के जो तीर्थ स्थल हैं ऊर्जा का भंडार है, ज्योतिर्लिंग हो गए, शक्तिपीठ हो गए, अवश्य जाना चाहिए। आपको वहीं से जीवन बदलने का मौका मिलता है। 12वें घर में सूर्य सरकारी कार्यों पे खर्चा भी बहुत करवाएंगे आपका, तो थोड़ा सा अपने खर्चों पर कंट्रोल रखिएगा। अगर आपको इम्यूनिटी की प्रॉब्लम रहती है ना, तो यहाँ पे वो डिसऑर्डर्स तंग कर सकते, जैसे ईएनटी की प्रॉब्लम हो गई, बुखार आ जाना, वो चीज़ें काफ़ी तंग करेगी। तो थोड़ा सा अपने दिनचर्या पर, अपने रहन सहन पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे बुध भी हैं जो उच्च की अवस्था के हैं। बुध आपके 12वें घर के ही स्वामी हैं और भाग्येश भी हैं। उनका लाभेश के साथ 12वें घर में आना, पहला तो विदेश से बहुत पैसा आएगा। जो लोग विदेश संबंधित काम करते हैं बहुत पैसा कमाने वाले हैं। और लाभेश और भाग्येश का मिलन अपने आप में भाग्यकारी है। और क्योंकि ये 12वें घर में है, तो ना केवल अगर जॉब करते हैं, अगर आपका बिजनेस भी है विदेश से संबंधित, अगर आप स्टूडेंट है विदेश में, या आपका गुप्त धन का कोई स्रोत है, तो इसमें बहुत धन अर्जित कर सकते हैं। ये बुध आदित्य योग 12वें घर में बन रहा है। ये अध्यात्म को समझने के लिए भी बहुत अच्छा है, 2 नंबर का काम करने के लिए भी बहुत अच्छा है। और ये एक प्रकार से, क्योंकि 12वां भाव ट्रांसफॉर्मेशन का है, और यहाँ पे बुध आदित्य योग का बनना, यानी कि अपने जीवन में बदलावों के बारे में सोचने का टाइम है। यह वो टाइम है जब आप सोचेंगे कि हाँ आप कुछ बदलना है। भाई मैंने कहा 2 नंबर का काम के लिए भी अच्छा है, और धार्मिक चीज़ों के लिए भी। अधिकतम लोग जो 2 नंबर के काम करते हैं ना, वो धार्मिक बहुत होते हैं। कि मैंने कई बार देखा है कि वो बहुत धार्मिक होते हैं। अब इसके पीछे है ज्योतिषीय कारण, वो कभी और समय मिला तो बताऊंगा। लेकिन मैंने जितना देखा है, बहुत बड़े बड़े लोग जिनके पास अंधा पैसा है, जैसा मैंने पहले भी कहा कि सोशल मीडिया पे हूँ, अब 3-4 साल हो गए, तो कई लोगों से बात करने का मौका मिला है, तो मैंने देखा है कि वो बहुत ज़्यादा धार्मिक होते हैं। मगर इसका भी एक ज्योतिषीय कारण है, कभी समय मिला तो समझाऊंगा। तो ये काफ़ी हद तक अच्छी चीज़ें भी है, लेकिन जैसे मैंने कहा अपनी सेहत आदि पर, अपने खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण रखेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा है। बुध जो है वो स्टडीज़ के कारक है और
पंचम से पंचम के स्वामी हैं, नवम भाव के, और 12वें घर में बैठे हैं। तो जो स्टूडेंट्स विदेश में जाना चाहते थे, स्पेशली हायर स्टडीज़ के लिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा योग यहाँ पर बन जाता है। 12वें घर के जो सूर्य हैं वो शत्रुओं को परास्त करने के लिए, मैंने कोर्ट केसेस की तो बात करी, लेकिन वैसे भी अगर आपको कोई तंग कर रहा था तो उन पे आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। एक और चीज़ नेगेटिव होती है सूर्य की, अपने परिवार में ना थोड़ा सा मतभेद हो जाता है जब 12वें घर में सूर्य आते हैं, ईगो क्लैशेस काफ़ी होती हैं। और ऑब्वियसली जब परिवार में मतभेद होते हैं तो भले ही व्यक्ति बोलते हैं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क अवश्य पड़ता है। बहुत ज़्यादा इमोशनल, क्योंकि किसी के साथ आप जीवन भर जिए हैं और उनके साथ अगर संबंध बिगड़ जाते हैं तो भले ही ऊपरी ऊपरी तौर पर आप दिखाएंगे कुछ बुरा नहीं है, लेकिन बुरा तो अवश्य लगता है। तो थोड़ा सा इस प्रकार की चीज़ें, स्पेशली शास्त्रों ने कहा है कि जो चाचा ताऊ आदि होते हैं, कहने का मतलब है जो आपकी इमीडिएट फैमिली से दूर के लोग होते हैं। ऐसा तो नहीं कि आपकी इमीडिएट फैमिली सब कुछ है। अब पति पत्नी, अगर न्यूक्लियर फैमिली, पति पत्नी हुए, बच्चे हुए, और भी बहुत चीज़ें होती हैं, और भी रिलेटिव होते हैं, कजन्स होते हैं, मामा चाचा ताता ताऊ फूफा बुआ सब होते हैं, तो उनकी तरफ से कुछ मतभेद, कुछ लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। अब बात करते हैं पिता पुत्र के संबंध की। ये दोनों पिता पुत्र हैं शनि सूर्य, लेकिन बनती नहीं। अच्छी चीज़ ये है कि शनि जो है वो आपके योग कारक ग्रह है। अभी सूर्य जैसे ही गोचर करेंगे कन्या में तो उनका समसप्तक योग जो बनेगा, और जैसे जैसे सूर्य आगे बढ़ेंगे शनि की वक्रता कम होना शुरू हो जाएगी। सितंबर के महीने में शनि अति वक्र रहेंगे, स्पेशली 27-28 तक। उसके बाद उनकी जो वक्रता है, क्योंकि सूर्य 180 डिग्री का एक एंगल बनेगा इनका, फिर उसके बाद सूर्य पार कर जाएंगे उनको, वहाँ से उनकी वक्रता कम होना शुरू हो जाएगी। ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि आपके योग कारक वक्री थे ना, तो आप देखेंगे जुलाई से आपकी कई चीज़ें डिले हो रही होंगी, लेकिन जैसे ही सूर्य के कारण जो शनि की अति वक्रता कम होगी, आप देखेंगे जीवन में एक गति प्रदान होगी। सूर्य लाभेश हैं और शनि योग कारक हैं, तो कई अटके हुए कार्य, वो पैसे के हों, घर के हों, प्रॉपर्टी के हों, बिजनेस के हों, वो आपके पूर्ण होना शुरू हो जाएंगे। शनि सूर्य का 6ठे और 12वें में समसप्तक योग, ये बहुत सारे लीगल मैटर्स, बहुत सारे आपके कोर्ट के मैटर्स, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य अटक रहे थे, उनको पूर्ण करने के लिए बहुत उपयोगी है। इवन कार्य क्षेत्र में, क्योंकि योग कारक ग्रह अर्थ त्रिकोण में बैठकर लाभेश यानी कि सूर्य से समसप्तक है, और यहाँ पे एक उच्च का ग्रह भी है, यानी कि कार्य क्षेत्र में अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे और कार्य क्षेत्र में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। इवन पॉलिटिक्स में एंट्री के लिए, पॉलिटिक्स में कुछ करने के लिए, सोशल लाइफ में कुछ करने के लिए, बड़े स्केल पर कुछ बदलाव लाने के लिए, अपने आप को लोगों के सम्मुख रखने के लिए बहुत अच्छा है। बस ये है कि पिता पुत्र हैं, शनि 6ठे घर में है, सूर्य 12वें घर में, फ्रस्ट्रेशन बहुत रहेगी और थोड़ा सा सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ सकता है कि ना मैं ही श्रेष्ठ हूँ। उसके कारण पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकती है। देखिए, अगर आप एक बड़े पद पे हैं कार्य क्षेत्र में, आपके अंदर अगर सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है भी ना, तो लोग सह लेंगे, डिपेंड करता है आप किस लेवल पे हैं। पर वो चीज़ें पर्सनल लाइफ में ज़्यादा चलती नहीं, तो अपने पर्सनल लाइफ पर बहुत ध्यान दीजिएगा। ये जो भाव है 12वां भाव, ये 10वें से तीसरा है, कार्य क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। सप्तम से 6ठा है, बिजनेस में चेंजेस के अवसर मिलेंगे, आपको इन्वेस्टमेंट भी मिल सकती है बिजनेस में, और स्ट्रक्चरल चेंजेस का मौका भी मिलेगा। सप्तम से 6ठा है, मैरिड लाइफ में थोड़ी कहासुनी अवश्य होगी, बस एक दूसरे के फैमिली वालों को इन्वॉल्व मत कीजिएगा, वरना जो छोटी सी बहस है वो बहुत बड़ी बन जाएगी। लव लाइफ में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि पंचम से अष्टम में सूर्य आ गए, जिन पर एक वक्री ग्रह की दृष्टि है, तो रिलेशनशिप में थोड़ी कहासुनी अवश्य हो सकती है, थोड़ा मतभेद हो सकता है जो इवन सेपरेशन की तरफ लेके जा सकता है, तो इस पर काफ़ी ध्यान देना। स्टूडेंट्स के लिए तो स्पेशली जो बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा है। बाकी स्टूडेंट्स के लिए ओवरऑल ये कहूँगा कि थोड़ा सा अपना फोकस पर काम कीजिएगा। तो अगर मोटे मोटे तौर पर देखिए काफ़ी अच्छा है। सेहत की अगर बात करें तो शुरू मैंने कहा ही था कि नेत्र विकार होते हैं, इसके अलावा हड्डियों की प्रॉब्लम, पैरों के रोग, फ्लैट फुट, वेरिकोस वेन्स की दिक्कत, नसों की प्रॉब्लम और एसिडिटी और स्किन डिसऑर्डर से एक महीने में काफ़ी तंग कर सकते हैं। उपाय की बात करते हैं। एक पात्र में जल, पीली सरसों, अक्षत मिलाकर सूर्य देवता को अर्घ दें। उसके बाद ओम आदि भूताय नमः मंत्र का जाप करें 108 बार, और सूर्य चालीसा का 1 बार पाठ करें। एक पात्र में कच्चा दूध लें और उसमें थोड़ा सा गुलाब जल मिलाएं, महादेव का अभिषेक करें,
बेलपत्र अर्पण करें, सफ़ेद फूल अर्पण करें, आटे के हलवे का भोग लगाएं, शिव चालीसा का एक बार पाठ करें। ये उपाय कर लेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।